नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा उद्देश्य हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान का लेक्चर प्रदान करना है। आज के इस लेक्चर में मैं भाषा विज्ञान की प्रथम इकाई भाषा की परिभाषा, प्रवृत्ति, महत्व एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। अगर आपको इससे अच्छे से अगर आपको इस वीडियो को देखने से लाभ प्राप्त होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो समय को देखते हुए हम अपना ये यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो भाषा की परिभाषा में हम बताते हैं कि भाषा की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्तायाम वाची। संस्कृत में इसको कहा गया है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त या स्पष्ट उच्चरित वाणी, अर्थात व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। अपने व्यापक रूप में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से वह सोचते हैं तथा विचारों को प्रकट करते हैं। अर्थात हम सोचते हैं और सोचने के द्वारा हमारी जो विचार रहते हैं उसको हम भाषा के माध्यम से उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसी बात को अपनी परिभाषा में विद्वानों ने रेखांकित किया है। तो भारत और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें हम सर्वप्रथम संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं को पढ़ेंगे, तत्पश्चात हिंदी, फिर उसके बाद अंग्रेजी विद्वान हैं जिनकी परिभाषाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं को हम देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के महाभाष्य में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। व्यक्ता वाची वर्णा योगम त इमे व्यक्तवाकः। अर्थात इसका अर्थ है कि वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। ऐसी वाणी जो क्या है, वर्णों में व्यक्त हो, और जो वर्णों में व्यक्त होगी ऐसी वाणी को हम भाषा कहेंगे। दूसरा परिभाषा है भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में दिया है। इनके अनुसार भाषा दो बुद्धियों के मध्य आदान प्रदान का माध्यम है। यदि शब्द का आश्रय नहीं होता तो ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो भर्तृहरि के अनुसार भाषा दो बुद्धियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अमरकोश में भाषा को वाणी का पर्याय बताते हुए कहा गया है कि ब्राह्मी तु भारती भाषा गिरवाक वाणी सरस्वती। अर्थात यहाँ पे भाषा और वाणी को, अर्थात भाषा तु भारती और वाक वाणी को यहाँ पे सरस्वती, साक्षात सरस्वती को बताया गया है। तो इन संस्कृत परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वाणी का प्रकटन भाषा है। सारा अनुभव तथा ज्ञान शब्दों में ही निबद्ध है, और यदि शब्द नहीं होते तो ज्ञान का प्रकाश संभव नहीं है। आइए देखते हैं आधुनिक भारतीय व्याकरणों भाषाविदों की परिभाषाओं को। तो पहली परिभाषा दी है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। इसने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में भाषा की परिभाषा दी है और कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। फिर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। इन्होंने कहा है कि ध्वनि चिन्हों द्वारा, तो ध्वनि चिन्ह अर्थात वर्णों के प्रयोग के द्वारा। प्रत्येक भाषा में ध्वनि चिन्ह होते हैं जो क्या है, वर्ण होते हैं। तो ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपने विचारों को परस्पर एक दूसरे में जो विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं।
श्याम सुंदर दास ने भाषा विज्ञान में भाषा के विषय में लिखा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो लगभग ये विद्वान हैं जो एक ही परिभाषाओं को अलग अलग शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब आते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो एक अच्छे और प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्हें माना जाता है। तो इन्होंने भाषा को परिभाषित करते हुए भाषा विज्ञान जो इनकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इनकी परिभाषा को एक बार और देखिए। इन्होंने कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों, तो उच्चारण अवयव क्या है? जो हमारे बॉडी में उपस्थित है उच्चारण अवयव। तो जैसे हमारा मुख हो गया, जिनकी सहायता से हम भाषा का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक वह प्रतीक होते हैं जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो मनुष्य उसको सुनकर उनके दिमाग में एक ऐसा चित्र उभर जाता है। जैसे मैंने आपको घोड़ा बोला, तो घोड़े शब्द में आप उसको सुनकर अपने दिमाग में उसको बसा लेंगे और आपके दिमाग में घोड़े का चित्र आ जाएगा। तो यही क्या है? यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो भाषा है वो उच्चारण अवयव की सहायता से निकलता है और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं पर। तो पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो ने विचार दिया है कि विचार को भाषा का मूल आधार मानते हुए कहा है, विचार आत्मा की मुख बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अर्थात प्लेटो ने विचारों को मूल आधार माना है। जब हम अपने मन में सोचते हैं तो एक प्रकार से हम अपने आप से बातचीत करते हैं और मुख रूप से बातचीत करते हैं, शब्द रूप में नहीं। परंतु जब हम किसी दूसरे तक उन विचारों को पहुंचाना चाहते हैं तो हम भाषा का सहारा लेते हैं, ध्वनि का सहारा लेते हैं। तो वह ध्वन्यात्मक होकर हमारे होठों से प्रकट होती है और इसी को प्लेटो ने क्या कहा है? भाषा कहा है। दूसरे भाषा वैज्ञानिक है ब्लाक एवं ट्रेगर। ये विद्वान बोलते हैं कि भाषा मुखोच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। अर्थात ब्लॉक और ट्रिगर ने भाषा को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, अर्थात एक सदस्य से दूसरे सदस्य में परस्पर विचार विनिमय का साधन मानते हैं। हेनरी स्वीट का कथन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। इसी प्रकार A.H. गार्डियर का मत को हम देखते हैं। ये बोलते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उनके समूह को भाषा कहते हैं। तो इस तरह से हमने भाषा की परिभाषा जान लिया। अब हम आते हैं भाषा की प्रकृति या विशेषताएं, अर्थात भाषा की विशेषताएं क्या होती है, ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती है भाषा में। तो पहला है भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। तो सामाजिक व्यवहार का मुख्य उद्देश्य है क्या है कि हम भाषा के सहारे अकेले में सोचते या चिंतन तो करते हैं,
किंतु जब हम अपनी जो सोच है, अपना जो चिंतन है, उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की सहायता लेते हैं। और ये जो ध्वनि प्रतीक होते हैं वही क्या है, भाषा। तो इस तरह से भाषा क्या हो गया, एक सामाजिक संपत्ति हो गया। बच्चा जिस समाज में पैदा होता है तथा पाला जाता है वह उसी समाज की भाषा सीखता है। जैसे आपका क्षेत्र पंजाब का क्षेत्र हो गया तो आप पंजाबी भाषा सीखेंगे, गुजरात का क्षेत्र हो गया तो आप गुजराती भाषा सीखेंगे। तो समाज में व्यवहार होने वाली भाषा को ही उस समाज का व्यक्ति सीखता है। दूसरा विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भारतीय पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्थात हमारे बाप दादाओं से भाषा की जो संपत्ति है वो हमें नहीं मिलती। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय बच्चे को 1 से 2 वर्ष की अवस्था में किसी विदेशी भाषा भाषी के लोग के साथ रख दिया जाए, उन्हें ले जाया जाए, विदेश ले जाया जाए, तो वह उनकी भाषा ही बोलेगा, वह आपकी भाषा नहीं सीखेगा। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वहाँ जाने के बाद अगर वह पंजाबी समूह से होता, पंजाबी भाषी क्षेत्र से होता तो पंजाबी ही बोलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, वह अपने माता पिता की भाषा नहीं बोलेगा, वह जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ की भाषा को बोलेगा। तीसरा है भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा का निर्माण जो समाज के द्वारा होता है, कोई भी एक व्यक्ति भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। कोई भी जो साहित्यकार होता है या भाषा प्रेमी होता है वो एक शब्द जोड़ या उसमें एक शब्द को घटा नहीं सकता। अगर वह अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामाजिक लोग हैं उनकी इस परिवर्तन का, जो भाषा में परिवर्तन हुआ है, उनका प्रयोग करना चालू कर दे। तो भाषा में जो परिवर्तन होता है वह व्यक्तिकृत ना होकर समाजकृत होता है। समाज के लोग जब उस परिवर्तन को अपनाते हैं तभी भाषा में परिवर्तन होता है। चौथा विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरा से प्राप्त संपत्ति है, किंतु यह पैतृक संपत्ति की भांति नहीं प्राप्त होती। यह इसका मनुष्य क्या करता है, अर्जन करता है। भाषा सीखने के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है तभी आप सीख पाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हिंदी भाषा सीखने के लिए भी आपने प्रयास किया, आपने जितने भी स्वर है, व्यंजन है, उसको सीखे, फिर शब्दों का ज्ञान लिया, फिर धीरे धीरे आपने बोलना चालू कर दिया। पांचवा विशेषता है भाषा व्यवहार अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। हम भाषा को अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो शिशु रूप में उसका जो बौद्धिक विकास है वह अपने आसपास के लोगों की ध्वनियों के अनुकरण के द्वारा ही होता है और उसी के अनुकरण के द्वारा ही वह अपना भाषा सीखता है। अगर शिशु को हम निर्जन स्थान में छोड़ दें तो वह बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार का वहाँ पर क्या होगा, अभाव होगा, तो उसे भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। छठवां विशेषता है भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा का सामाजिक स्तर पर भेद हो जाता है। विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त किसी भी भाषा का आपसी भिन्नता हम देख सकते हैं। सामान्य रूप से सभी हिंदी भाषा भाषी हिंदी का प्रयोग ही करते हैं, किंतु विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी में पर्याप्त भिन्नता होती है। आप सभी ने देखा होगा, बिहारी लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो उसमें अंतर होता है, गुजराती लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें भी थोड़ा अंतर पाया जाता है, क्योंकि उनका सामाजिक क्षेत्र अलग होता है। गांव की भाषा शिथिल व्याकरण सम्मत होती है और शहर की भाषा व्याकरण सम्मत होना स्वाभाविक है। गांव की भाषा में गंवारूपन ज़्यादा पाया जाता है,
लेकिन शहर की भाषा में सभी लोग शिक्षित होने के कारण व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करते हैं। सातवां, भाषा सर्वव्यापक है। यह सर्वमान्य है कि विश्व के समस्त कार्यों का संपादन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाषा के माध्यम से ही होता है। आप सभी जानते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम सभी कार्य करते हैं, उनके निर्देशों का पालन के द्वारा ही कार्य होता है। आठवां विशेषता है भाषा सतत प्रवाहमयी है। मनुष्य के साथ साथ भाषा सतत गतिशील रहता है। भाषा की उपमा हम एक प्रवाहमान जल स्रोत की नदी से कर सकते हैं जो हमेशा प्रवाहित होती रहती है तथा भाषा परिवर्तनशील होता है, और इसको भाषा को परिवर्तनशील होने से न व्यक्ति रोक सकता है और न ही समाज रोक सकता है। यह निरंतर परिवर्तनशील होता है। जैसे आपने देखा होगा कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, है ना। इसके बाद अपना क्या आया, हिंदी आया। तो धीरे धीरे क्या है, यह एक प्रवाहमयी रूप में चलती रही और धीरे धीरे इसमें बदलाव होता गया। नौवां विशेषता है भाषा संप्रेषण मूलतः वाचिक है। सही बात है, भाषा हम वाचन के द्वारा ही भाषा का संप्रेषण करते हैं, बातचीत के द्वारा ही भाषा का संप्रेषण होता है। भाव संप्रेषण जब हम करते हैं तो ये क्या है, सांकेतिक रूप से कर सकते हैं, आंगिक रूप से कर सकते हैं, लिखित रूप से कर सकते हैं और यांत्रिक रूपों में कर सकते हैं। लेकिन भाव संप्रेषण करने के लिए उनको समझना जरूरी है, उन भावों को समझना जरूरी है। तो यह जो भाव संप्रेषण हम करते हैं वह जरूरी नहीं है कि हमारे भावों को वह स्पष्ट रूप से हमारे आंगिक और लिखित या यांत्रिक रूप में कोई व्यक्ति समझ पाए। लेकिन वाजिब में जो अपना भाषा का संप्रेषण होगा वो क्या है, भाव भंगिमाओं के आधार पर न होकर हमारे मुख के द्वारा ही संप्रेषण होगा। तो मुख के आधार पर, वाचिक आधार पर भाषा का संप्रेषण होगा, उन्हीं से व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझता है। जिस भाषा का संप्रेषण वाचिक होता है उसी भाषा को हम सजीव तथा लिखित बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, एक सामान्य भाषा है। सामान्य भाषा क्या है, जिनका संप्रेषण होता है, वाचिक संप्रेषण होता है, जो सजीव होता है, जो लिखित होता है। जैसे अभी संस्कृत भाषा का समाज के लोग संप्रेषण में ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं या न के बराबर प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत भाषा सजीव नहीं है। संस्कृत पुरानी भाषा है। तमिल भाषा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है, सामान्य रूप से उनका संप्रेषण नहीं होता, तो ये क्या है, निर्जीव भाषा है। इस तरह से हमने देखा। अब 10वां विशेषता को देखते हैं, भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। भाषा का आरंभ किससे हुआ है, वाक्य से हुआ है। सामान्यतया भाव या विचार पूर्णता के द्योतक होते हैं और पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हमें एक सार्थक, स्वतंत्र और पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य से ही संभव है। कोई एक शब्द के द्वारा ही हम अपने जो भाव है या विचार है उनको हम स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। हम वाक्य के सहारा लेकर वाक्य के द्वारा अपनी भाषा को हम एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने भाव को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। 11वां विशेषता है भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। भाषा परिवर्तनशील है, इसी कारण है से प्रत्येक भाषा एक युग के पश्चात दूसरे युग में पहुंचकर पर्याप्त भिन्न हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन के कारण भाषा में विविधता आ जाती है। जब परिवर्तन होता है तो विविधता भी आएगी उनके शब्दों में, उनके अर्थों में। यदि भाषा परिवर्तन पर बिल्कुल ही नियंत्रण न रखा जाए तो तीव्र गति के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में भाषा का रूप अबोध हो जाएगा।
है ना। इसी कारण भाषा के शब्दों का मानकीकरण किया जाता है। मानकीकरण का अर्थ यही है कि जो शब्द है उसका एक निश्चित अर्थ हो और उस शब्द का वही अर्थ उसमें प्रयोग किया जाए, समझा जाए, यही क्या होता है, मानकीकरण। तो इस तरह से भाषा परिवर्तन पूर्ण रूप से रोका तो नहीं जा सकता, किंतु भाषा में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए उसके परिवर्तन क्रम का स्थिरीकरण अवश्य संभव है। एक तरह से हम कुछ समय के लिए स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार की स्थिरता से भाषा का मानकीकरण हो जाता है। भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर होता है। विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। मनुष्य का स्वभाव ही है कि अल्प परिश्रम के द्वारा हम अधिक कार्य करना चाहते हैं। तो इसी आधार पर जो भाषा है उसमें सरलता का गुण आ जाता है। जैसे संस्कृत भाषा को ले लेते हैं तो संस्कृत भाषा में अस्ति का अर्थ क्या होता है। तो पहले है को संस्कृत में अस्ति बोला जाता है। वो कितने अक्षर का होता था, 3 अक्षर का, लेकिन है कितने अक्षर का है, केवल 1 अक्षर, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि सरलता आ गई है, हिंदी में सरलता आ गई। उसी तरह से हम उच्चारित भाषा में भी सरलता को देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब, फिर डॉक्टर साहब से डॉक साहब, फिर डॉक साहब से डॉक साहब, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर साहब से ये डॉक साहब शॉर्ट रूप में प्रयुक्त होने लगा है। तो इस तरह से भाषा का प्रवाह है वो कठिनता से सरलता की ओर होता है। 13वां इसका विशेषता है, भाषा की निश्चित सीमाएं होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा है, अर्थात एक निश्चित दूरी तक ही एक भाषा का प्रयोग होता है। जैसे पंजाबी है तो पंजाबी का प्रयोग एक निश्चित दूरी तक होता है। हमारी हिंदी भाषा हो गई तो हिंदी का प्रयोग एक निश्चित सीमा तक होता है, जैसे इंडिया में होता है और कुछ कुछ देशों में होता है। तो ये क्या है, एक निश्चित दूरी तक एक भाषा का प्रयोग हो पाता है। भाषा प्रयोग में एक विषय में कहावत प्रचलित है कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस पर बानी, है ना। तो एक निश्चित समय तक भाषा प्रयुक्त होती है और इससे पूर्ववर्ती अर्थात पहले तथा परवर्ती अर्थात बाद में उससे भिन्न होती है। जैसे हमने देखा है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी जो वर्तमान में अभी भाषा में स्थित है, इसके निश्चित प्रयोग समय से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं स्वमूल्यांकन के प्रश्न। निम्नलिखित परिभाषाओं का संबंध किससे है? तो इसमें परिभाषाओं को दे दिया गया है और इसमें मैंने उत्तर को भी डाल दिया है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। इसको किसने कहा है? प्लेटो ने। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यह कथन राम बाबू सक्सेना का है। तीसरा परिभाषा है, जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। यह किसका कथन है? हेनरी स्वीट का। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भाषा विज्ञान का प्रथम यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आप इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर लाभ प्राप्त होता है तो अवश्य कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और वीडियो इसका लाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आशा है आपको पसंद आया होगा।